हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, विद्युत चुंबकीय नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। ठीक है, यूँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, बट हमारे मेन भगवान तो 3 ही हैं, आपको पता ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही यूँ तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, बट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओम्स, किरचॉफ और फैराडे ये बहुत इम्पोर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनके योगदान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने जनरल है कि ये आपको तो बुरी तरीके से पता होने चाहिए। ये समझ लीजिए, इन नियमों पे बेस्ड 70% कंसेप्टों में तो यही नियम लग जाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेके आया हूँ। तो फैराडे ने 2 बात कही थी विद्युत चुंबकीय नियम फैराडे लॉ के। फैराडे ने 2 बात कही थी। पहली बात पहला लॉ, दूसरी बात दूसरा लॉ। पहली बात पहला लॉ, दूसरी बात दूसरा लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज ये जो फैराडे लॉ है, यूँ तो कहने के लिए ये एक 12th स्टैंडर्ड बुक में भी दिया होता है, मतलब 12वीं से हमें इस नियम को, इस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। 12वीं से लेके PhD तक भी इसके अपने मायने होते हैं। मैंने खुद ने एमटेक करी है, तब जाके मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। मतलब कहने का जो बेसिक चीज़ है वो तो बेसिक ही रहेगी ना। आज जो है ना, इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना, और बेहतरीन तरीका मैंने जानबूझ के खोजा इसका। मतलब क्या हुआ था, एक छोटी सी कहानी थी, छोटी सी बात थी। एक बार इंटरव्यूज़ हो रहे थे कॉलेज में, तो मेरे जो यहाँ कोचिंग में सिविल के लिए जो फैकल्टी थे, उन्होंने वो उस कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो वहाँ के इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए थे जब, तो बता रहे थे कि काफ़ी फैकल्टीज़ आई थी, इलेक्ट्रिकल की भी आई थी, सिविल की भी आई थी। तो वो सिविल की फैकल्टी थे, तो साथ में उनके इलेक्ट्रिकल के भी बैठे थे, वो खुद सिविल के थे, वो एक अलग बात है। तो आप ये चीज़ सोचिए, उन्होंने मेरे को बताया कि चंद्र प्रकाश, एक टीचर आया, एक फैकल्टी आई, वो एमटेक था NIT से। NIT ये हिमाचल का था, ठीक है, हिमाचल का जो NIT है, एग्जैक्ट मेरे को जगह का नाम ये, ठीक है, मेरे को जगह का नाम नहीं याद आ रहा, बट वो जो है कह रहे थे कि NIT से है, और वो कोई, मेरे को स्टेट याद रहेगा, ये इतना तो है। जबकि आप ये चीज़ सोचिए, वो एक अच्छा NIT है, कह रहे कि उससे जब फैराडे लॉ पूछा गया तो उसको फैराडे लॉ नहीं आया। अब आप खुद सोच सकते हो, फैराडे लॉ उसको नहीं आया, इसका मतलब फिर मेरा उस दिन यार सोचा मैंने कि लोग यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, और एक फैराडे लॉ याद नहीं रख पाते। तो आज जो मैं आपको फैराडे लॉ ऐसा कंठस्थ करवा दूंगा ना, इतने मज़ेदारी से सीखने वाले हैं ना, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा याद रखने के कि तुम भूल नहीं पाओगे। और सच बता रहा हूँ, कहीं आपने ऐसा फैराडे लॉ नहीं समझा होगा, और बहुत बेस्ट तरीके से। बस आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो पेशेंटली देखनी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस से देखनी है, तोड़ना मत, बस कंटिन्यूटी। फ़ोन आए, मैसेज आए, नहीं, पूरी वीडियो ख़त्म करके देखना, लिखने के पीछे मत भागना, सुनना बात को बहुत प्यारी तरीके से। तो ये खबर छपवा दो, अखबार में पोस्टर लगवा दो, बाजार में, कि आपको फैराडे लॉ आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं आप फैराडे लॉ का आज शुरू करने वाला हूँ, जो मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट लॉ, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा सेकंड लॉ। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हायर लेवल तक जाएंगे, इतना हायर लेवल तक जाएंगे कि आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। फैराडे लॉ अपने आप में क्यों ज़रूरत हो जाती है? देखो, फैराडे लॉ को समझने की ज़रूरत इसलिए हो जाती है हर बच्चे को, चाहे वो 12वीं का हो, ITI का हो, या जो है डिप्लोमा का हो, या इंजीनियरिंग का हो। फैराडे लॉ के बेस्ड पे जितनी भी मशीन्स होती हैं भाई, DC मशीन, AC मशीन,
एसी मशीन में अपनी कई मशीनें आ जाती हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, आपका जो है सिंक्रोनस मशीन। तो इन सब में एक फैराडे लॉ का ही कंसेप्ट यूज होता है। तो जब भी मैं डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा, मैं और भी बता रहा हूं किन किन चीजों पे। पावर सिस्टम में देख लीजिए, स्किन इफेक्ट इस पर बेस्ड होता है फैराडे लॉ पर, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पावर सिस्टम में, वो फैराडे लॉ पर बेस्ड होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, इंडक्टर पूरा का पूरा फैराडे लॉ पर बेस्ड होता है। तो आप फैराडे लॉ की वो समझो, मतलब इंपॉर्टेंस समझो, अहमियत समझो, कितना जरूरी है फैराडे लॉ। इतनी जगहों पे पूरी तो समझिए, मशीन तो पूरी फैराडे लॉ पे बेस्ड है, पूरा मैग्नेट चैप्टर फैराडे लॉ पे बेस्ड है। तो खैर शुरू करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आज से जिस तरीके से मैंने आपको बताऊंगा ना, मैं दावा ठोकता हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, घमंड के साथ नहीं कह रहा, कि आपने ऐसा फैराडे लॉ तमीज से कहीं समझा ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अभी मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ शुरू करता हूं। अब देखिए फैराडे का अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है केक कटेगा सब में बटेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप देख पा रहे हो, केक कटेगा सब में बटेगा। ये तो था याद करने का तरीका। अब आपको याद रखना है फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा। क्या याद रखना है? फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा। तो आपको ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। और फैराडे का जो दूसरा लॉ है वो है अखिलेश मुलायम का विरोध करेगा। देखिए जो फैराडे का दूसरा लॉ है उसे लेंज लॉ भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको जब मैं इसे डिटेल में लेके जाऊंगा, टेक्निकलिटी पे लेके जाऊंगा। तो फैराडे का जो दूसरा लॉ है उसको याद करने का आपने क्या तरीका बनाना है? अखिलेश मुलायम का विरोध करेगा। इसका मतलब ये बात लेंज को पहले ही पता चल गई थी कि अखिलेश मुलायम सिंह का विरोध करेगा। देखिए मैं किसी की आहत नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को क्या कहते हैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक याद करने का तरीका है तो उसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए खैर, तो इसको एक याद करने का ही तरीका लीजिएगा। पता चला कुछ लोग कट्टर समझ के नहीं भाई ठीक है। खैर चलते हैं अपने। तो ये जो दो लॉ हैं आपको बुरी तरीके से अपने माथे पे, गालों पे, नहीं यहां नहीं, यहां करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, घड़वा लेना है। तो क्या है पहला लॉ? केक कटेगा सब में बटेगा। और दूसरा लॉ अखिलेश मुलायम का विरोध करेगा। ये बात लेंज लॉ को पहले ही पता चल गई थी कि अखिलेश पक्की बात है मुलायम का विरोध करेगा। अब इसको डिटेल में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, टेक्निकलिटी में देख लेते हैं। चलिए देखिए पहला लॉ अगर हम बात करें, पहला लॉ सिंपल आपका ये कह रहा है कि फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा। यदि फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ बनेगा। समझिएगा एक बात, ये एक ताली है और ये एक हाथ है, ये एक हाथ है। जब ये दोनों मिले तो ताली बनी। सेम ऐसे ही जब समय परिवर्तित फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स और कंडक्टर चालक मिलते हैं तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो बड़े ही आसान भाषा में इस बात को समझिए। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या हुआ? व्हेनेवर अ टाइम वेरिंग फ्लक्स लिंक्स टू अ कंडक्टर देन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ये बहुत कंसेप्चुअल बात है। बच्चे क्या करते हैं, केवल फ्लक्स को बोल देते हैं, वो टाइम वेरिंग फ्लक्स को नहीं बोलते। बेटा ये समझ लो, टाइम वेरिंग फ्लक्स नहीं बोला तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अधूरा सच है। 90% आपका खेल खत्म, आपका फैराडे लॉ ही गलत हो गया 90%। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये टाइम वेरिंग लिखना ना भूल जाना। डेफिनेशन हिंदी में भी बोल देता हूं, जब भी समय परिवर्तित फ्लक्स किसी चालक को जुड़ेगा
उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा। समझ पा रहे हैं? तो जब ये हाथ और ये हाथ बजेगा तो क्या पैदा होगी? ताली पैदा होगी। सेम ऐसे ही जब समय परिवर्तित फ्लक्स और कंडक्टर मिलेंगे तो क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब आप इस बात को समझिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। देखिए, मेरी कहानी पे विश्वास रखिए, मेरी कहानी पूरी ध्यान से सुनिए। लास्ट में आपको इतना प्यारा रस मिल जाएगा, उस रस को पी जाना है आपने, और ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ना जिंदगी के साथ भूलोगे, ना जिंदगी के बाद भी भूलोगे, ये गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, अब फैराडे लॉ को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं। फैराडे लॉ में टाइम वेरिंग फ्लक्स की बात कर दी इसने, समय परिवर्तित फ्लक्स की बात कर दी इसने। फ्लक्स की कहानी को हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं चालक को यहाँ पर रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फ्लक्स की हमें कहानी समझनी पड़ेगी कि ये फ्लक्स क्या होता है, और फिर मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा टाइम वेरिंग फ्लक्स क्या होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो फ्लक्स है इसका मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है वो फ्लक्स होता है। अब इसको वैसे तो डिटेल में और चीज़ें देखेंगे कि जो रेखाएं होती हैं वो 10 की पावर 8 रेखाएं जो होती हैं, 10 की पावर 8 वेबर 10 की पावर 8 लाइंस जो होती हैं वो एक वेबर फ्लक्स बनाती हैं। मतलब जब भी 10 की पावर 8 रेखाएं आपको दिखेंगी, चुंबकीय रेखाएं, वो जाके एक वेबर फ्लक्स बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेखाओं का जो समूह है उसको हम फ्लक्स कह देते हैं। बट बहरहाल इतना समझिए कि फ्लक्स माने चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात थी जो और थोड़ी सी डिटेल में मैंने हल्की सी बता दी थी। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे? फ्लक्स के स्रोत पे। फ्लक्स कैसे पैदा होता है, और फिर जैसे फ्लक्स कैसे पैदा होता है हम समझ लेंगे, हम फिर टाइम वेरिंग फ्लक्स भी समझ लेंगे, समय परिवर्तित फ्लक्स भी समझ लेंगे। अगर मैं बात करूं फ्लक्स के स्रोत क्या होते हैं, तो फ्लक्स के स्रोत दो होते हैं। दो तरीके से फ्लक्स को पैदा किया जाता है। एक मैग्नेट के द्वारा फ्लक्स को पैदा किया जाता है, दूसरा सप्लाई के द्वारा फ्लक्स को किया जाता है। बात करते हैं पहले मैग्नेट की। ठीक है, मैं एक ये पॉइंट यहां पे उठा लेता हूं, मैग्नेट की बात करते हैं। चलिए, मैग्नेट से फ्लक्स किस तरीके से निकलता है, ये आपकी कोई एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट हो गई। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी डिटेल में कई बार बता चुका हूं कि फ्लक्स का ये फ्लक्स का व्यवहार होता है, ये फ्लक्स का चुंबकीय रेखाओं का तरीका होता है कि वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। ये होती है फ्लक्स, ये होती है फ्लक्स, ये होती है मैग्नेट, ये होती है मैग्नेट। तो आप बिलीव करिए, ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ये क्या करती है? चुंबकीय रेखाएं निकालती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नेट के बाहर इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है मैग्नेट से बाहर, वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें, मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ जाती है। मतलब इस साउथ से इस नॉर्थ की तरफ जाती है। ये हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन हुई। बहरहाल अब मेरे को जो यहाँ समझाना है वो क्या है, जितनी भी कोई भी चुंबक है, मान लीजिए एक चुंबक आपकी यहाँ रखी हुई है, इसके अंदर से जितनी भी चुंबकीय रेखाएं होंगी उतनी ही होंगी, कभी ना बढ़ेंगी ना घटेंगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 फ्लक्स लाइन निकली, 4 लाइन निकली यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे भाई तुम इसे उछाल लो, गिरा दो, मतलब इतनी भी तेज नहीं गिरा रहा, नहीं तो फिर ये चुंबकीय रेखाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसको तुम यहाँ से घुमा के अपने घर से लेके दूसरे के घर चले जाओ, कुछ भी कर लो, ये रेखाएं कितनी रहेंगी? सर्दी में ले जाओ, गर्मी में ले जाओ, ये रेखाएं हमेशा क्या रहेंगी? 4 ही रहेंगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? अगर फ्लक्स की रेखाएं 4 हैं, इसका मतलब समझना बात को, अभी फ्लक्स का मान कितना हो गया? फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स कितना हो गया? जो भी वैल्यू हुई वो एक कांस्टेंट वैल्यू हुई, मानोगे इस बात? मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हुई कि नहीं हुई? जो भी होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब उसका मान कभी नहीं बदलेगा। जितनी भी फ्लक्स, मतलब यहां पर जो भी फ्लक्स बनेगा, जितने भी वेबर का बनेगा, फिक्स है तो वो फिक्स हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 4 लाइन से 4 वेबर फ्लक्स बना, मान लो कह रहा हूं भाई, मान लो कह रहा हूं। ठीक है,
4 लाइन से 4 वेबर फ्लक्स बना, तो ये जिंदगी भर 4 वेबर ही रहेगा, क्योंकि 4 रेखाएं बढ़ के 11 नहीं हो जाएंगी, बढ़ के 20 नहीं हो जाएंगी, कम होके 2 नहीं रह जाएंगी, 1 नहीं रह जाएंगी। जब किसी फ्लक्स का मान मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ऐसे फ्लक्स को बोलते हैं टाइम इनवेरिंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं? टाइम इनवेरिंग फ्लक्स, मतलब कि समय के साथ अपरिवर्तित, क्या? समय के साथ अपरिवर्तित फ्लक्स। तो समय अपरिवर्तित फ्लक्स, अपरिवर्तित फ्लक्स। देखो हो सकता भी ये थोड़ी हिंदी ना खराब है, तो ठीक है, वो अभी आप बोल भी तो रहा हूँ भाई, ऐसा भी तो मत करना है यार कि तुम तो पीछे, मतलब ऐसे नहीं करना है यार, बोल भी तो रहा हूँ मेरे भाई। समय परिवर्तित, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब समय के साथ इसका मान क्या हो रहा है? नहीं बदल रहा, समय के साथ अपरिवर्तित फ्लक्स। तो अब एक बात यहाँ पर गठरी में बांध के ले जाना मेरे भाई, कि अगर ये टाइम वेरिंग है, समय परिवर्तित है, इसका मतलब ये एक ऐसा फ्लक्स रहा होगा जो समय के साथ बदल रहा होगा। और यहाँ मैग्नेट में हमको एक बात पता चल गई कि मैग्नेट का फ्लक्स कैसा होता है? टाइम वेरिंग, सॉरी इनवेरिंग फ्लक्स होता है। ठीक है भाई, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होता है। ठीक है, अब देखना, बड़ा बस सुनते जाना, धैर्यपूर्वक लिखना नहीं भाई। लिखने के पीछे जो लिख रहे हैं ना, मन करता है उनको चुन चुन के प्यार करूं भाई, प्यार करूं, तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है, लिखो बस, सुनो पहले बात को। बाय सप्लाई, अब फ्लक्स कैसे पैदा होता है? सप्लाई द्वारा भी फ्लक्स पैदा होता है। सप्लाई द्वारा, इसके भी 2 अपने पार्ट हो गए, डीसी सप्लाई द्वारा, एसी सप्लाई द्वारा। अभी पहले इस चीज को समझ के अभी रखो। ठीक है, मैं अगर बात करूं डीसी सप्लाई की, ठीक है भाई, मैं अगर डीसी सप्लाई की बात करूं, अब सबसे पहले तो सप्लाई को लेके आपको एक बात समझनी पड़ेगी भाई। जब भी किसी चालक में, अब मान लीजिए ये कोई कोर है, आपने कोर ले ली और कोर पे आपने चालक लपेट दिया और इसमें करंट बहाया, तो ये बात बड़ी बेसिक है कि जब भी किसी तार में करंट बहेगा, किसी तार में अगर करंट बहेगा, तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगी। मतलब इस तार में अगर करंट बह रहा होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय रेखाएं बन जाएंगी, बिल्कुल आंखों से दिखेंगी नहीं। मतलब आपके घर में, आपके घर में, आप घर के बाहर देख लो, जितनी लाइनें जा रही हैं, क्या है? सब में करंट जा रहा है और सब में फ्लक्स बन रहा होगा। हम देख नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है, नहीं सामने, ये अलग बात है, पर मेरे पास है तू। देखो, मैं कोशिश ऐसे करता रहता हूँ ताकि आप भी खुश होके पढ़े, मैं भी खुश होके आपको पढ़ाता रहूँ और आप भी मुस्कुराते रहे और मैं भी मुस्कुरा के ही आप लोगों को पढ़ाता रहूँ। ठीक है, तो मस्ती से पढ़ेंगे बट कंसेप्ट में एकदम सॉलिड। ठीक है, मस्ती से पढ़ना है, खुशी खुशी पढ़ना है। मतलब खुशी खुशी क्या होता है ना, चीज़ें ज़्यादा ध्यान रहती हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो किसी तार में अगर हम करंट लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? उसके चारों ओर चुंबकीय रेखाएं बनेंगी। अगर उस तार को मोड़ दिया तो उससे कोई खास फर्क नहीं आ गया, बस करंट, बस क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा तो उसमें चुंबकीय रेखाएं बन जाएंगी, यूँ करके फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तो एक बात तो तय हो गया मेरे भाई कि किसी भी तार में करंट बहाओ, इस बात को माथे पे गड़वा लेना भाई। चाहे वो करंट एसी हो, चाहे वो करंट डीसी हो, फर्क नहीं पैंदा, फर्क नहीं पैंदा मेरे यार, फर्क नहीं पैंदा। मतलब फर्क नहीं पड़ता, चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, करंट अगर जाएगा तार में तो क्या होगा? फ्लक्स पैदा होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं डीसी के फ्लक्स के लिए। ठीक है, मान लेते हैं, लो मान लिया हमने, लो मान लिया हमने, अरे इधर देखो तुम यार, खो जाते हो, पता नहीं कहाँ था। मान लिया हमने कि यहाँ हम डीसी करंट दे रहे हैं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर तुम इसे डीसी करंट दे रहे हो तो बैटरी डीसी लगाई होगी। अरे यार, एसी बैटरी से डीसी करंट पैदा कर लोगे क्या? क्या हाथी, क्या क्या कहते हैं, घोड़े का बच्चा पैदा कर देगा क्या? नहीं करेगा ना भाई। मतलब डीसी बैटरी ही डीसी करंट डीसी मतलब डीसी करंट पैदा करेगा, और जब इसमें करंट पैदा होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। अब देखो, ये जो अपने आप में थोड़ी सी बड़ी डिटेल की बात है,
अपने आप में ये बड़ी डिटेल की बात है क्या, कि ये अपने आप में इतनी बड़ी डिटेल की बात है कि ये राइट हैंड इस तरीके से थंब रूल लग जाता है कि फ्लक्स के डायरेक्शन के लिए, तो ये कहानी अलग हो जाती है। मैं बहरहाल इस पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, राइट हैंड रूल और इन सब रूल्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से रूल वैसे दे दिया जाता है। खैर, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। अब समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहले इतनी बात नोट डाउन करिए, 1 मिनट में मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए, जब आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दी, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जगह नहीं रह गई यार, चलिए कोई नहीं, मैं इसको मिटा दूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीसी सप्लाई की, जब हमने डीसी सप्लाई लगाई तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फ्लक्स पैदा हुआ। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स का नेचर समझते हैं। मेरी कहानी में खुद को इन्वॉल्व कर लेना, मतलब मैं जो जो सुना रहा हूँ बस ऐसे समझना कि तुम बिल्कुल वही चीज़ सुन रहे हो जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, दिमाग में और कोई 50 बातें नहीं चल रही। अब आप एक बात बताइए, इंसान का बच्चा इंसान पैदा होगा या कोई और? अबे यार बोलो, ऑब्वियसली इंसान ही होगा यार, इस पे भी शक है क्या तुम लोगों को? कुछ नहीं, ठीक है। हाथी का बच्चा कैसा होगा? हाथी। घोड़े का? घोड़े, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत, मतलब इसमें तो तुमको दो राय होनी ही नहीं चाहिए। तो जिसका हाथी का बच्चा हाथी, घोड़े का बच्चा घोड़ा, ऐसे ही अगर डीसी वोल्टेज आप दिए हो तो उसका भी पैदा द्वारा होने वाला करंट भी कैसा होगा? डीसी नेचर का होगा। इसका मतलब अगर वोल्टेज डीसी है तो उससे पैदा होने वाला करंट भी कैसा होगा? डीसी का। अब भाई डीसी का वोल्टेज जैसा होगा नेचर में, वैसा ही क्या होगा? करंट का भी नेचर होगा। मतलब कैसा नेचर होगा? स्थिर रहने का। मतलब डीसी वोल्टेज क्या होता है? समय के साथ में स्थिर रहता है। चाहे आप इसे 0 समय पे देख लो, चाहे अनंत समय पे देख लो, इनफाइनाइट टाइम पीरियड पे देख लो, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 वोल्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर 5 वोल्ट की डीसी की बैटरी है तो वो हर समय पे 5 वोल्ट की रहेगी। इसका मतलब उसका मान नहीं बदल रहा। मान नहीं बदल रहा माने, अरे मान नहीं बदल रहा माने का मतलब है टाइम इनवेरिंग फ्लक्स, मतलब समय अपरिवर्तित, मतलब उसका मान नहीं बदल रहा। अभी मैं फ्लक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसका मान नहीं बदल रहा और वोल्टेज का मान नहीं बदल रहा। इसका मतलब उसके द्वारा जो भी करंट पैदा होगा, मैं मान लेता हूं भाई 5 वोल्टेज से 5 एम्पियर पैदा हो रहा है। मान लो 1 एम्पियर का, वो 1 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया तो करंट 5 एम्पियर ही बहेगा, ठीक है। मान लो 5 वोल्टेज ने 5 एम्पियर करंट पैदा किया, उसका भी नेचर तो कैसा रहेगा? हर समय 5 एम्पियर ही रहने वाला, हर समय 5 एम्पियर रहने वाला, हर समय 5 एम्पियर रहने वाला, हर समय 5 एम्पियर रहने वाला, ठीक है। हर समय 5 एम्पियर रहने वाला ही होगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब करंट क्या पैदा करता है? फ्लक्स। करंट क्या पैदा करता है? फ्लक्स पैदा करता है। इसका मतलब इस करंट के द्वारा जो अब फ्लक्स पैदा होगा वो भी कैसा होगा? अरे मेरे भाई, वो भी समय के साथ में अपना मान नहीं बदल रहा होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो 5 वेबर पैदा होगा तो वो हमेशा का हमेशा का हमेशा का हमेशा का हमेशा कैसा रहेगा? 5 वेबर ही रहेगा। इसका मतलब फ्लक्स का मान कैसा है? बदल ही नहीं रहा, फ्लक्स भी हमेशा सेम रह रहा है। अभी देख लो, चाहे कल देख लो, चाहे परसों देख लो, मतलब कोई भी टाइम पीरियड पे देख लो, फ्लक्स का मान क्या रह रहा है मेरे भाई? सेम रह रहा है। जब फ्लक्स का मान सेम रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स का मान सेम रह रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी सप्लाई कैसा फ्लक्स पैदा करता है, डीसी सप्लाई कैसा फ्लक्स पैदा करता है, समय अपरिवर्तित। कैसा? अपरिवर्तित, मतलब बदलने वाला नहीं, मतलब टाइम इनवेरिंग फ्लक्स पैदा करता है, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स पैदा करता है, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स, अपरिवर्तित, ना बदलने वाला फ्लक्स। ठीक है, अभी देखना इन सब चीज़ों को मैं फर्स्ट लॉ से जोड़ दूंगा और किस तरीके से जोड़ दूंगा आपको मज़ा आ जाएगा। एक बात क्लियर हो गई कि डीसी सप्लाई टाइम इनवेरिंग फ्लक्स पैदा करता है जो समय के साथ नहीं बदलता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताइए, इसका मतलब यही तो हुआ, एक एग्जाम्पल ले लो कि इसका मान कभी नहीं बदल रहा। अरे मान तभी तो नहीं बदलेगा जब रेखाएं भी नहीं बदलेंगी। मतलब मान लो यहाँ पे 4 लाइन पैदा होती थी या मान लो 5 लाइन पैदा होती थी, तो 5 लाइन पैदा हो रही थी तो मान लो 5 वेबर फ्लक्स बन गया। अगर यहां लाइन की संख्या में बदलाव होती तो फ्लक्स में भी बदलाव हो जाता। भाई खुद सोचो ना, अगर लाइन की संख्याओं में बदलाव होती तो फ्लक्स में भी बदलाव हो जाता, मतलब फ्लक्स के मान में भी बदलाव होता। फ्लक्स के मान में बदलाव नहीं हो रहा है तो इसी बात को उल्टा समझो, इसका मतलब लाइन में भी बदलाव नहीं हो रहा, मतलब रेखाएं भी समान रहती हैं, रेखाओं की संख्याओं में भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तभी तो मान में नहीं हो रहा है कि नहीं। खुद समझिए, आपकी जेब से नोट कम होते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास रुपया भी तो कम होता चला जा रहा है, रुपये के मान में भी तो कमी होती चली जा रही है। और अगर आपकी जेब में से नोट समान है, मतलब जितने नोट पहले थे उतने ही नोट आ गए, इसका मतलब आपकी जेब में उतना ही रुपया है जितना पहले था और अब था, सेम वही वाली बात है। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ से समझिए कि डीसी सप्लाई से कैसा फ्लक्स पैदा होता है, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स पैदा होता है। अब देख लेते हैं एसी सप्लाई से। देखो यार, अभी सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट कर दूंगा पूरी तरीके से, एकदम मज़ा आने वाला है बहुत प्यारी तरीके से। एसी सप्लाई में मान लीजिए ये आपका कोर रही, आपने यहाँ पर चालक को लपेटा, आपने एसी सोर्स यहाँ पर लगा दिया। यहाँ जाहिर सी बात है, मैंने आपसे पहले कही थी, अगर बैटरी एसी है तो उससे पैदा होने वाला करंट भी कैसा होगा? एसी। भाई वही संस्कार होंगे ना इसमें, संस्कार तो वही होंगे, है कि नहीं। अब देखो, ये मान लो एसी सप्लाई है तो उससे पैदा होने वाला करंट भी एसी, वही संस्कार वाला, वही नेचर वाला, और उससे पैदा होने वाला फ्लक्स भी एसी, वही संस्कार है उसमें भी। ठीक है, वही संस्कार है। मैं मानता हूं एक चीज़ कि मान में कमी हो सकती है। देखो, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ 1 एम्पियर ही करंट हो पाए। भाई मान लो रेजिस्टेंस आपका V/R है तो मान लो रेजिस्टेंस 10 ओम है तो 1 ही एम्पियर करंट रहेगा। तो मान में कमी हो सकती है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है, पर नेचर तो सेम ही होगा। भाई नेचर तो सेम ही होगा, सोई इसका फ्लक्स भी सेम होगा। कहने का मतलब यह है कि इंसान का बच्चा अगर इंसान है तो हाइट में कमी हो सकती है बाप से मिलने जुलने में, बट नेचर का जब तक सेम होगा, सेम ऐसे ही नेचर सेम होगा। भाई मान में कमी हो सकती है, कोई बात नहीं है। मान लो ये 0.5 वेबर ही फ्लक्स बनना है, ठीक है, तो फ्लक्स का नेचर भी कैसा है? सेम। बट अब देखो नेचर कैसा है, देखिए हर समय पे अलग अलग, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। हाँ, देखिए क्या हो रहा है, हर समय पे 0 सेकंड पे 0 था, अब देखो यहां पर उच्चतम था, फिर 0 हो गया, फिर कितना हो गया, नेगेटिव में उच्चतम हो गया, फिर यहाँ 0 पर 0 हो गया। मतलब हर बार देखिए, अब यहां पर मैं इसको क्लियर बना देता हूं। अब देखिए ये उच्चतम है, ये उच्चतम है, तो देखो मान लो ये T1 ले लूँ, ये T2 ले लूँ, ये T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया। देखिए T1 पे 0 वेबर फ्लक्स है, भाई देखो ना 0 है, T2 पे उच्चतम है, T3 पे फिर से 0 हो गया, T4 सेकंड पर नेगेटिव में उच्चतम है और T5 पर फिर से 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि इसका मान हर समय पे बदलता है, मान बदलता है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यहां जो कोर है, मान लीजिए
ये रेखाएं निकल रही, मान लो ये 5 है, 5 लाइन है, मान बदल रहा है, इसका मतलब लाइन बदलती जरूर होंगी, दिख नहीं रही है वो बात अलग है, बट मान बदल रहा है तो लाइन जरूर बदलती होंगी। क्या समझ में आ रही है इस बात को? कभी कभी ये 0 वेबर भी हो जाता है फ्लक्स, कभी कभी उच्चतम वेबर भी हो जाता है। मान लो 0.5 वेबर उच्चतम है, मान लो, तो कभी कभी ये 0.5 हो जाता है, फिर से 0 हो जाता है, फिर माइनस का 0.5 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। अब समझना क्या खेल होने वाला है, मजा आएगा। देखिए T1 टाइम पर 0 है, इसका मतलब एक भी लाइन नहीं है, एक भी लाइन नहीं है। T1 टाइम पर एक भी लाइन नहीं है, लो मतलब ये खाली है T1 टाइम पे। T2 टाइम पे उच्चतम लाइन है, लो तो T2 टाइम पर क्या हो गया, उच्चतम लाइन है। मतलब उच्चतम लाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब पूरी की पूरी, अगर 5 रेखाएं हैं तो 5 ही रेखाएं हैं। T3 के टाइम पे फिर से 0 हो गया, लो फिर T3 के टाइम पे कुछ है ही नहीं। T4 के टाइम पे फ्लक्स तो है और वो भी उच्चतम है, पर कैसा है, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव का क्या मतलब हुआ वो समझो, मतलब T4 टाइम पे फ्लक्स अब ये उल्टी दिशा में है। अच्छा उच्चतम है तो पूरी की पूरी 5 लाइन होंगी, उच्चतम है तो पूरी की पूरी 5 लाइन होंगी, और T5 सेकंड पे फिर से 0, इसका मतलब T5 सेकंड पे ये इस तरीके से फिर से हो जाएगा, बिल्कुल खाली। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से देखो, यूं 1 2 3 4 5, फिर बिल्कुल 0, फिर इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ऐसे कम होना। मतलब फ्लक्स की रेखाएं मैग्नेट में से निकल रही हैं एक एक करके। देखो कैसे कैसे मान भी तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, हर समय पे मान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पहले 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये बहुत जल्दी हो रहा है। पर ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कैसी हो रही हैं, बहुत जल्दी हो रही हैं, बहुत जल्दी हो रही हैं। हमारी आंखें देख नहीं सकती और हम वहाँ पर भाप भी नहीं सकते। AC का फ्लक्स कैसा हुआ, कुल मिला के मेरे को यहाँ पे एक बात समझनी है कि मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र, AC के फ्लक्स कैसे हुआ, AC का फ्लक्स हुआ टाइम वेरिंग फ्लक्स हुआ, समय के साथ परिवर्तित फ्लक्स जो भी है, ठीक है। अब फिर से हम लोग अपनी स्टेटमेंट पर आएंगे, इसको आप लिख लीजिए। फिलहाल मैं आगे चलता हूं, 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है मैंने अभी हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया कि किस तरीके से फ्लक्स क्यों और कब और कैसे टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिंग कहलाएगा, समय के साथ परिवर्तित और समय के साथ अपरिवर्तित। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर खाली मैग्नेट का फ्लक्स है तो मैग्नेट का फ्लक्स बड़ा सिंपल है यार, याद रखना। मैग्नेट चुंबक में से जितना फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा उतना ही निकलेगा, सेम टू सेम, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर आप उसका साइज़ वाइज नहीं बदल रहे हो तब तक वो वाली एक चीज़ है, साइज़ को उसमें समान रख के चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब जितना बड़ा पीस आज तुम छोड़ जाओ, तुम्हारे बच्चों के लिए भी वो पीस पे फ्लक्स उतना ही मिलेगा जितना आज तुम छोड़ के जाओगे, ठीक है। तो पीस को तोड़ना नहीं है, पर याद रखना, ठीक है। तो मैग्नेट का फ्लक्स कैसा है, टाइम इनवेरिंग, अपरिवर्तित, ठीक है ना, अपरिवर्तित, बदलेगा नहीं। सप्लाई से करें तो DC का भी कैसा है, अपरिवर्तित, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स है। और AC का एकमात्र फ्लक्स ऐसा है जो समय के साथ परिवर्तित होता है। मतलब AC अगर सप्लाई यूज़ करेंगे तो उसका फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तित होगा। तो यहाँ एक बात मैं उन बच्चों को बता देता हूँ जो हमेशा इस बात को लेकर दर्द में रहते हैं कि मेरे भाई ये दर्द आज मिट जाना चाहिए, ये दर्द अब कभी पैदा नहीं होना चाहिए। भाई चाहे सप्लाई AC हो चाहे सप्लाई DC हो, फ्लक्स दोनों ही पैदा करेंगी, बस अंतर हो जाएगा उनके नेचर में। DC सप्लाई समय के साथ अपरिवर्तित फ्लक्स, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स पैदा करती है, जबकि AC सप्लाई टाइम वेरिंग फ्लक्स पैदा करती है, समय के साथ परिवर्तित फ्लक्स पैदा करती है। क्लियर है? तो ये दर्द अब कभी नहीं उठना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर आइए तो हम लोग कहाँ थे, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि जब भी समय परिवर्तित फ्लक्स कंडक्टर को काटेगा या जुड़ेगा कंडक्टर से तब EMF पैदा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय परिवर्तित फ्लक्स कंडक्टर से जुड़ेगा तो EMF पैदा होगा। चलिए इसका मतलब ये है, तो इस हिसाब से तो केवल AC का ही सप्लाई होगी तभी फ्लक्स पैदा हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए
ये कोई एसी सप्लाई हम लोगों ने यहाँ दी, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे, है ना, थोड़ा समझेंगे मतलब चीज़ों को थोड़ा सा। और यहाँ मैंने एसी करंट दे दिया, ये हो गया VAC, ये वोल्टेज ने, जो AC वोल्टेज है उसने AC करंट पैदा किया, और AC करंट ने क्या पैदा किया, फ्लक्स पैदा किया। अब आप एक चीज़ देख पा रहे थे, इस बात को यहाँ नोट डाउन कर लेना, मैंने लिखवा ही नहीं पर मैंने बता दी थी आप लोगों को कि AC का फ्लक्स कैसा हो रहा था, दिशा बदल रहा था बार बार। पहले इस डायरेक्शन में उच्चतम हो रहा था, फिर इस डायरेक्शन में उच्चतम हो रहा था, इस डायरेक्शन में उच्चतम, इस डायरेक्शन में उच्चतम, तो वो बार बार दिशा बदल रहा था। तो एक बात तो तय है कि इसकी दिशा बार बार बदलती रहेगी, मतलब थोड़ी बहुत जल्दी होगा ये सब, मतलब एक बार इधर 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 उच्चतम और एक बार इधर इधर उच्चतम, तो इस तरीके से ये दिशा बदलेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये दिशा बदलेगी ना, पर हमको तो यार एक ही दिशा में लेके चलना है ना, मतलब अब कहीं तो रुकोगे, कहीं तो समझने के लिए, कहीं तो मैं मान के चलूंगा कि ये रुका हुआ है, ठीक है। तो मैंने मान के चल लिया ये इस साइड रुका हुआ है करके, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, इस पोलैरिटी के हिसाब से ले लिया है। जब ये फ्लक्स किसी चालक को जोड़ेगा, मान लो आपने एक चालक रख रखा है, ये कैसा फ्लक्स है, समय के साथ परिवर्तित, बदलने वाला, तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, EMF पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा मेरे भाई, EMF पैदा हो जाएगा, ठीक है। इतने पॉइंट, ये जो EMF पैदा होगा, अब ये प्लस माइनस यहाँ होगा, यहाँ ये प्लस माइनस यहाँ होगा। देखो ये जो चीज़ है, ये मेरे भाई मैं अभी बता के नहीं चल रहा हूँ, ये चीज़ें आगे जब मैं मैग्नेट चैप्टर कराऊंगा अब तब बता के चलूँगा, क्योंकि ये राइट हैंड रूल और ये रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बात की चीज़ है, मैं अभी ये बता के नहीं चल रहा। पर हाँ, मैं अभी आपको जो बता के चल रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे EMF पैदा होगा। आप इस साइन को अभी कंसिडर मत कीजिए, साइन को कंसिडर मत कीजिए, ठीक है। वैसे भी अब आप इस चीज़ को समझिए, तो यहाँ जो ये EMF पैदा होगा, इसका मतलब क्या है, ये EMF पैदा हो जाएगा, तो ये AC का हो गया। अब बात करते हैं, अगर मैग्नेट होगी या फिर DC सप्लाई होगी तो क्या होगा। देखो यार, अगर मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ साउथ निकल रहा है और यहाँ पे चालक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। ये मैंने कंडक्टर ले लिया और ये मैग्नेट ले लिया, ठीक है। ये भी मेरी क्या थी, AC सप्लाई मैग्नेट थी, और ये मेरा क्या था, कंडक्टर था, ठीक है। अब ये मैग्नेट ये कंडक्टर को जोड़ेगी, ये फ्लक्स कैसा है, मैग्नेट या DC सप्लाई का फ्लक्स कैसा है, अपरिवर्तित फ्लक्स। ये फ्लक्स बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है माने इसका मान कैसा है, बदलेगा नहीं, इसका मान बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसके ये जो EMF है, चाहे कैसा भी हो, प्लस हो या माइनस हो, ये पैदा होगा ही नहीं। चाहे आप यहाँ पर DC सप्लाई से आप वो बना लो, ये प्लस माइनस VDC है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो फ्लक्स बनेगा, मान लो जो भी फ्लक्स बने, दो रेखा बने, दो लाइंस बने, चार बने, पर वो समान रहेगा मान में, उसका मान बदलेगा नहीं। अब जब यहाँ पर आप कभी भी कोई कंडक्टर रख देंगे तो यहाँ पर भी EMF पैदा नहीं होगा, यहाँ पर भी EMF पैदा नहीं होगा, यहाँ भी EMF पैदा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, अब ये कहानी में सस्पेंस आ गया। क्या मैग्नेट से और DC सप्लाई से कभी फ्लक्स पैदा नहीं हो सकता, हो सकता है। हमको अब वो बात पुरानी याद करनी पड़ेगी। वो बात कौन सी थी, समय परिवर्तित फ्लक्स। अगर फ्लक्स खुद से परिवर्तित नहीं होता तो तुम उसे परिवर्तित बना दो। और तुम कैसे परिवर्तित बनाओगे, मतलब फ्लक्स का बदलाव कैसे करोगे, फ्लक्स का बदलाव कैसे करोगे, फ्लक्स के मान में बदलाव, रेखाओं के मान में बदलाव कैसे करोगे, मोशन देकर। क्या देकर, मोशन देकर, मतलब मोशन देकर मतलब गति देकर, चाल देकर, चलाकर, किसी चीज को मूव कराकर। यहीं से बहुत डीप कंसेप्ट शुरू होता है कि जब भी कभी मैग्नेट या DC सप्लाई होती है तो क्या होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आपको या तो मैग्नेट या कंडक्टर का मोशन कराना पड़ेगा। और वो मोशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो रेखाओं से इससे जुड़ रही है, मतलब जो फ्लक्स लाइंस इससे जुड़ेंगी, जो फ्लक्स लाइंस चालक से जुड़ेंगी, उनके मान में बदलाव होता रहे। अब इस बात को समझना, मान लीजिए ये मैग्नेट है, सॉरी ये कंडक्टर है, ये मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट, ये कंडक्टर। मैंने मैग्नेट को आगे पीछे किया
तो इसमें से जो लाइंस निकल रही हैं वो इसमें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी। मान लो इसमें 4 लाइंस थी, मान लो इसमें मैग्नेट में 4 लाइन थी। 4 लाइन जब मैं पीछे लेके जाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा, पीछे आगे लेके जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो इससे जुड़ने वाली लाइन है उनकी संख्या में बदलाव होगा। आगे पीछे लेके जाऊंगा तो होगा ये कि हो सकता है पहले 2 लाइन जुड़ रही, पहले पूरी की पूरी 4 लाइन जुड़ रही हूँ, जब मैं बिल्कुल पास में ले जाऊं तो 4 लाइन जुड़ रही है, दूर ले जाऊं तो एक ही जुड़ रही है, पास ले जाऊं तो 1 2 3 4 फिर बढ़ जाएगी, फिर दूर ले जाऊंगा तो 4 3 2 1 4 3 2 1 कम होने लगेगी। इतनी भी दूर नहीं ले जाना कि लाइन जुड़ ही नहीं पा रही है। ये मत सोचना, बुद्धि मत लगाना कि पता चला तुम मैग्नेट ही इतनी दूर ले गए, लाइन ही नहीं जुड़ ही नहीं पा रहा फ्लक्स इससे। फ्लक्स इसके उसमें रहना चाहिए, मतलब विसिनिटी में रहना चाहिए, इसके मतलब इसके एरिया में रहना चाहिए। आगे लेके आए तो 4 लाइन पूरी पूरी जुड़ गई, पीछे लेके आ रहे हैं तो 4 3 2 1 हो रही हैं। तो इस तरीके से या तो इसको या इसको, भाई मेरे चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे, कटना किसने है, खरबूजे नहीं कटना है। तो चाहे याद रखना इस बात को, चाहे मैग्नेट को मोशन दो या कंडक्टर को, या ए को मोशन दो या बी को, भाई चालक में ही हमेशा ईएमएफ पैदा होगा। क्या चालक में ही हमेशा ईएमएफ पैदा होगा। चाहे आप डीसी सप्लाई वाली जो मैग्नेट है उसको मोशन दें या कंडक्टर को दें, किसमें होगा ईएमएफ पैदा, केवल और केवल चालक में होगा। अरे भाई जिसमें चीज पैदा हो सकती है पैदा तो उसी में ही होगी, ठीक है, और वो कौन है, चालक। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतना पॉइंट। तो अब एक और मैं यहां पर दाव पेच फंसा सकता हूं, समझना। मान लीजिए इस मैग्नेट से 4 लाइन निकल रही है, ये कंडक्टर है, आपने आगे पीछे किया, फ्लक्स बदल गया, फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। अरे फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ बनेगा। तो जब भी फ्लक्स की संख्या बदलेगी ईएमएफ मेरे भाई बनेगा ही बनेगा। पर यहां मैं जो दाव पेच फंसाने वाला हूं वो सुनो। आपने क्या करा, आपने ये बदला तो इसमें ईएमएफ पैदा हो गया कंडक्टर में, चालक में, या कंडक्टर को आगे पीछे किया तो भी कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो गया, क्योंकि जो रेखाएं हैं इससे जुड़ने वाली उनकी संख्याओं में बदलाव हो रहा है। और फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, समय के साथ परिवर्तित कर दो फ्लक्स को। अगर चालक से जुड़ने वाला जो फ्लक्स है वो परिवर्तित हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए माने उसके मान में परिवर्तन ना आ जाए। मान में परिवर्तन कब आ जाएगा, जो रेखा जुड़ने वाली परिवर्तित हो जाएंगी। जहां 4 रेखाएं जुड़ रही थी अब वो एक ही रह जाएगी, तो इसका मतलब चालक से जुड़ने वाली रेखाओं के मान में बदलाव तो आएगा। जो दाव पेच है वो ये है, अगर मैं दोनों को मूव करूं तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक बात सुनिए, बड़ी प्यारी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 ट्रेनें जा रही हैं, मान लीजिए 2 ट्रेनें दिल्ली जा रही हैं, ठीक है। मैं आगरा में रहता हूं तो मैं मान लेता हूं आगरा से दिल्ली जा रही है 2 ट्रेन, ठीक है। और आप आए हुए हो आगरा स्टेशन पे, ठीक है। तो 2 ट्रेन खड़ी हो गई हैं, दिल्ली जा रही हैं। तो मेरे भाई दोनों का इंजन एक ही डायरेक्शन में तो होगा, क्योंकि दोनों को दिल्ली जाना है। अब समझो, दोनों को दिल्ली जाना है, आप खिड़की पे बैठे हो और बगल वाली ट्रेन में एक सुंदर सी कन्या भी खिड़की पे बैठी हुई दिख गई है, तो आप क्या फेंकोगे, आप लाइंस मारोगे, आपकी आंखों से अदृश्य लाइंस उसकी आंखों तक पहुंचेंगी। आपका क्या मन करेगा कि ये रेखाओं में कभी बदलाव ना हो, ये दिल्ली तक ऐसी ही होती जाएं। और वो रेखाओं में बदलाव कब नहीं होगा, जब दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से चलती रहे। जहां स्पीड में अंतर आया, बदलाव आया कि नहीं आया, जहां स्पीड में अंतर आया रेखाओं के, वहां कहीं ना कहीं तो वो जहां ट्रेन की स्पीड में बदलाव आया तो आगे पीछे हो जाएंगे। जब आगे पीछे हो जाएंगे तो तुम अरे 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 कहाँ गई, ये करते हुए घूमोगे, फिर तुम गेट पे चले जाओगे। खैर, और उसकी ट्रेन आगे और तुम पीछे, तो रेखाएं खत्म, मतलब अब तो जुड़ेंगी ही नहीं। रेखाएं कब तक समान जुड़ेंगी, जब दोनों की ट्रेनें स्पीड सेम रहे। और फ्लक्स की रेखाओं में बदलाव कब आएगा, जब तुम्हारी आंखों से फेंकी गई तीर निशाने पे कब नहीं लगेंगे, जब दोनों की ट्रेन आगे पीछे हो जाएंगी, तब नहीं लगेंगे। इसका मतलब
क्या निकल के आता है, ये मैग्नेट है, ये चालक है, ये डीसी सप्लाई है, ये चालक है, कुछ भी मान लो, दोनों अपरिवर्तित फ्लक्स ही पैदा करते हैं। अगर मैंने इन दोनों को मूव किया पर एक ही स्पीड से मूव कर दिया तो फ्लक्स की संख्याओं में बदलाव तो होगा नहीं। मान लो इसमें से 4 लाइन निकल रही थी और वही 4 लाइन, इसको तुम सेम दोनों तरीके से मूव कर रहे हो, सेम स्पीड पे, वही सेम स्पीड से आगे, सेम स्पीड से पीछे, तो इस चालक में क्या होगा, जो रेखाएं जुड़ रही थी वो समान ही रहेंगी। इसका मतलब जब भी दोनों का मोशन कर रहे होंगे तो सापेक्ष गति होनी चाहिए। सापेक्ष गति मतलब आगे पीछे होना चाहिए। जब आपकी ट्रेन और उस लड़की की जो ट्रेन है जब आगे पीछे जाएगी तभी तो रेखाओं में बदलाव आएगा, तो सापेक्ष गति होना चाहिए। मान लो इसको आप 20 की स्पीड से आगे ले जा रहे हो तो इसको आप 10 की स्पीड से ले जाओ। कुल मिला के ये बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। मतलब मोशन तो हो गया अधूरा सच, और जो पूरा सच हुआ मेरे भाई अभी क्या हो गया, रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन क्या, मैग्नेट या फिर सप्लाई एंड कंडक्टर। चालक और मैग्नेट या फिर चालक और सप्लाई के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जिसे बोलते हैं सापेक्ष गति होनी चाहिए आपस में। देखो एक पेपर में सवाल पूछा था, ईएमएफ उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। मैग्नेट कारण है ईएमएफ उत्पन्न होने का, या मोशन ऑफ मैग्नेट कारण है, या मोशन ऑफ कंडक्टर कारण है, या फिर रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर कारण है। तो देखो मैग्नेट का मोशन करने से ईएमएफ पैदा होगा अगर आप इसको स्थिर रखो तो, ठीक है, और कंडक्टर के मोशन से भी होगा, पर किसको, फिर मैग्नेट को तुम्हें स्थिर रखना पड़ेगा। पर जो कंसेप्ट है, अब आप कंसेप्ट समझना भाई, अगर आप केवल चालक को मूव कर रहे हो और केवल मैग्नेट को मूव कर रहे हो, अगर इसको स्थिर रख रहे हो तब भी तो सापेक्ष गति होगी। समझना, मैं भाग रहा हूं 10 की स्पीड से, आप रुके हुए हो, तो तुम्हारे मेरे बीच में कितनी स्पीड की गति हुई, सापेक्ष गति 10 हो गई। तुम भाग रहे हो 10 की स्पीड से, मैं यहां रुका हुआ हूं, तब भी तुम्हारे मेरे बीच में कितनी गति हो गई, सापेक्ष गति 10 हो गई। पर तुम भी 10 की स्पीड से भाग रहे हो, मैं भी 10 की स्पीड से भाग रहा हूं एक ही डायरेक्शन में, तो हम दोनों के बीच में कितनी गति हो गई, 0 की सापेक्ष गति हो गई। इसका मतलब जब कोई एक मूव करता है और एक मूव नहीं करता है तब भी सापेक्ष गति क्या होती है, बनी रहती है। खुद सोचो, अगर इसको स्थिर रखे हो, ये 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो दोनों में सापेक्ष गति आई कि नहीं आई, तो रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन द मैग्नेट एंड कंडक्टर इज द राइट आंसर। तो सही कारण कंसेप्ट क्या होता है कि सापेक्ष गति चालकों में और मैग्नेट के बीच में होनी चाहिए ईएमएफ पैदा करने के लिए। पर कहीं ना कहीं ये सब बातें तो इसी से जुड़ी हुई हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, टाइम वेरिंग फ्लक्स व्हेन लिंक्स टू द कंडक्टर देन ईएमएफ प्रोड्यूसेस। आप ये बात कहीं कह दी है ना, बिल्कुल फिदा हो जाएगा सामने वाला तुमको। जब भी समय परिवर्तित फ्लक्स किसी चालक को जुड़ता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। यहां से एक बात समझ में आती है कि एसी का जो भी फ्लक्स, एसी का जो भी ईएमएफ पैदा होगा वो स्टैटिक ईएमएफ होगा, स्थिर ईएमएफ होगा, स्थिर ईएमएफ होगा, क्योंकि यहां पर हमने किसी भी चीज को मूव नहीं करा है। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की ये रही एक वाइंडिंग, ये रही एक वाइंडिंग, इसमें एसी करंट, इसमें इसके एसी करंट की वजह से फ्लक्स पैदा होता है और वो दूसरे वाइंडिंग को जुड़ता है, और कोई वाइंडिंग एक दूसरे को नहीं हिला रही है, पर यहाँ पर ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मोशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तित फ्लक्स है। दूसरा पॉइंट, मैग्नेट और डीसी का जो भी फ्लक्स होगा वो कैसा फ्लक्स होगा, हमेशा फ्लक्स होगा डायनामिक फ्लक्स, गतिशील फ्लक्स। सॉरी, कैसा ईएमएफ पैदा होगा, सॉरी कैसा ईएमएफ पैदा होगा, डायनामिक ईएमएफ, मतलब गतिशील ईएमएफ। तो यहां से दो प्रकार के ईएमएफ भी हम लोगों ने देख लिए, स्टैटिक ईएमएफ और डायनामिक ईएमएफ। ईएमएफ का जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसका मान क्या होता है, तो जो ईएमएफ का मान, इस बात को ध्यान रखना,
ईएमएफ का मान जो फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में दिया है, चाहे वो यहाँ पैदा हो चाहे वो यहाँ पैदा हो, कहीं पर भी पैदा हो, मतलब इस केस में हो चाहे जिस केस में हो, एसी से हो, डीसी से हो या मैग्नेट से, किसमें है एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी मान होगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। तो फ्लक्स ड्यू टू वो ईएमएफ ड्यू टू फैराडे फर्स्ट लॉ, तो जो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ पैदा होगा वो क्या होगा, एन डी फाई बाई डी टी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया। भाई नेगेटिव फर्स्ट लॉ में नहीं लगता है, सेकंड लॉ में नेगेटिव लगता है, बात करूंगा थोड़ी देर में। तो ये जो ईएमएफ है ये किस पर निर्भर करेगा, ये जो ईएमएफ पैदा होगा इसका मान किस पर निर्भर करेगा कि भाई 10 वोल्ट पैदा होगा, 100 होगा, 2000 वोल्टेज होगा, 5000 होगा, 3 लाख वोल्टेज पैदा होगा। किन बातों पर निर्भर करेगा, टर्नों की संख्या n, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो चालक में तुम जितने छल्ले या जितने टर्न बनाओगे उस पर निर्भर करेगा। डी फाई बाई डी टी ये क्या है सुनिए, फ्लक्स का बदलाव फाई फ्लक्स का बदलाव समय के सापेक्ष, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझिए क्या कहना चाह रहा है। इसके अंदर ईएमएफ कितना पैदा होगा, किसी चालक में ईएमएफ कितना पैदा होगा, ये तय करेगा कि इसमें जो ये फ्लक्स का बदलाव है किस दर से हो रहा है, कितना, मतलब समझना, ये आपका कंडक्टर है और ये आपकी मैग्नेट है। आप इस तरीके से मोशन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रेखाएं बदल तो रही हैं पर बहुत तेजी से नहीं बदल रही। पर अगर आप ऐसे मोशन दे रहे हो, बहुत तेज 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 मोशन दे रहे हो, इसका मतलब जो यहाँ पर इस चालक में महसूस होंगी रेखाओं का बदलाव, ये चालक महसूस करेगा, जो रेखाओं का बदलाव महसूस करेगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तय करता है कि ईएमएफ का मान क्या रहेगा। जाहिर सी बात है ईएमएफ की यूनिट वोल्टेज हो गई। अब इसी बात को लेके आगे सेकंड लॉ आ गया था, इसी बात को लेके आगे सेकंड लॉ आ गया था। क्या हुआ था, एक और जनाब थे लेंज। लेंज ने कहा कि यार फैराडे भाई तुमने जो बात कही है मैं सहमत तो हूं पर थोड़ा सा अधूरा सच है, मैं इसको और पूरा कर देता हूं। तो फैराडे ने कहा कि ठीक है भाई लेंज, मेरे बंधु, मेरे मित्र, एक काम कर लो, तुम मेरी बात को पूरा कर रहे हो तो एक काम कर लो, मैं अपना जो सेकंड लॉ है तुम्हारे नाम से ही कह देता हूं, मतलब नाम तुम्हारा चलेगा क्योंकि तुम भाई मेरी बात को पूरा कर रहे हो, नाम तुम्हारा चलेगा पर सेकंड लॉ मेरा होगा। सेकंड लॉ में लेंज ने कहा कि जो अखिलेश है मुलायम का विरोध करेगा, पैदा होने वाला पैदा होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये जो ईएमएफ पैदा होता है, लेंज ने कहा ये इस प्रकार पैदा होता है कि पैदा होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब समझना इस बात को, ये बात अपनी आप में बहुत डिटेल में है और मैग्नेट चैप्टर में हम ये बात करेंगे भी। मैग्नेट चैप्टर में जो ये दिशा होती है, मतलब जो मैंने अभी आपको बोल रहा था ना कि ये प्लस माइनस साइन कैसे बनेंगे, ये सब लेंज लॉज की वजह से ही होता है, पर ये मैग्नेट में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अभी के लिए समझना, ये नेगेटिव साइन ये दर्शाता है, पहली चीज़ तो पेपर में यही पूछ ली जाती है कि ये नेगेटिव साइन किस वजह से आया, फैराडे लॉ की वजह से, लेंज लॉ से। भाई फैराडे की वजह से नहीं आया, लेंज की वजह से आया। तो लेंज ने क्या कहा था कि नेगेटिव साइन ऐसा, ईएमएफ ऐसा पैदा होगा कि पैदा होने के कारण का क्या करेगा, पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। मतलब ये जो ईएमएफ यहां पैदा हो रहा है,
पैदा होने वाला पैदा होने के कारण का विरोध करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ जो ये पैदा हो रहा है, कारण क्या था? सापेक्ष गति। मेरे भाई गति कारण नहीं थी, सापेक्ष गति थी। अगर और थोड़ा सा सच्चाई की तरफ जाओ, क्योंकि देखो खाली गति नहीं थी। अगर गति हो रही है इसका मतलब एक चीज चल रही है एक चीज नहीं चल रही है, बट सापेक्ष गति उनके बीच में कुछ ना कुछ आ रही है, वैल्यू की नहीं आ रही है। भाई एक 10 स्पीड से चल रहा है, एक 0 से चल रहा है, तो 10 माइनस 0 क्या हुई? सापेक्ष गति 10 आ गई। इसका मतलब सापेक्ष गति कंसेप्ट है। ये अधूरा सच था, पूरा सच बोलना सीखो। अब इससे क्या है, पूरा सच बोलोगे ना, जितना पूरा सच बोलोगे कंसेप्चुअली उतने ज्यादा अच्छे होते चले जाओगे तुम। अगर ये 10 की स्पीड से चल रहा है, ये 20 की स्पीड से चल रहा है, अब ऐसे तुम कह दिए कि खाली सर गति देने से हो जाएगा, लो मैंने गति दे दी और मैंने दोनों को 20 की स्पीड से चला दिया, पर 20 माइनस 20 0, सापेक्ष गति तो 0 हो गई, तब ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इसीलिए क्या कहो, सापेक्ष गति सर, सापेक्ष गति होनी चाहिए, मतलब सापेक्ष गति की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू सापेक्ष गति की होनी चाहिए। एक 10 या 20 से, या एक 20 से चल रहा हो, एक 21 से चल रहा हो, तब भी 20 माइनस 21 सापेक्ष गति एक तो आई। ऐसे ही इसका मतलब ईएमएफ किसका विरोध करेगा? रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा। अब इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो ईएमएफ अपोजेस, ईएमएफ, यहां पे मैं लेंज लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूं। ईएमएफ इंड्यूसेस ड्यू टू लिंकेज ऑफ time varying flux opposes the cause of its own production। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। ईएमएफ विरोध करेगा अपने ही पैदा होने के कारण का, उत्पन्न ईएमएफ अपने पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। ये बात लिख लीजिए, ये डेफिनेशन हो गई, ये लेंज लॉ हो गया, इनकी डायरेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा मेरे भाई। मिलते हैं, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवाइए यार, है कि नहीं? ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए, जहां भी रहिए खुश रहिए और मस्ती से सीखते रहिए। कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है।